हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम बात करेंगे मानव जनन वाले चैप्टर से संबंधित जो भी उसमें टॉपिक्स रिलेटेड हैं, और साथ ही हम इसके भी जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके भी जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है उसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सबको हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सब हमसे जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करते रहें। देखो, आज जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अगला जो चैप्टर है अपना वो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर मानव जनन वाला चैप्टर कब स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी मानव में जनन या मानव जनन। अब देखो, मानव जनन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में नर और मादा मनुष्य में जो भी जनन अंग हैं उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है भाई। जननांग, कौन कौन से जननांग हैं, उन जननांगों की संरचना, उनके कार्य, ये सब देखेंगे। और जब नर और मादा जननांगों का हम पूरी तरह से डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, यानी नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, निषेचन क्या है, और निषेचन के बाद में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन यानी मादा मनुष्य में या मनुष्य के अंदर जो भ्रूण का परिवर्धन है वो कैसे होता है। इसके साथ ही हम इसमें बच्चे का जन्म कैसे होता है, पार्ट्यूरेशन जो प्रोसेस है, प्रसव प्रक्रिया, और दुग्ध स्त्रावण यानी बच्चे के जन्म के बाद में दुग्ध का स्त्राव कैसे होता है, वो सब टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। देखो, जनन, रिप्रोडक्शन, ये जो शब्द है ये पहले हम जब पुष्पीय पादपों में या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात की थी तब भी बात की थी। रिप्रोडक्शन क्या मतलब क्या होता है, तो री प्लस प्रोडक्शन यानी पुनः उत्पादन। इसका मतलब क्या हो गया, पुनः उत्पादन। दो शब्दों से मिलकर बना है रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति कैसे बनाई जाती है, जो क्षमता होती है जीवों में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब बात आती है कि मनुष्य लैंगिकता के आधार पर जनन किसे कहते हैं, है ना। डेफिनेशन देख लें अगर मान लो इसकी कि भाई जनन किसे कहते हैं, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें। इसमें मतलब प्रत्येक सजीव में, जनन की परिभाषा क्या होती है कि प्रत्येक सजीव में अपने समान नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। और ये जो क्षमता पाई जाती है, कैपेबल होता है प्रत्येक सजीव, इस क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं भाई, जनन बोलते हैं। अब बात आती है कि जीव जनन क्यों करते हैं, कहां आवश्यकता है जीवों को जनन करने की। तो देखो, जैव विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत, जैव विकास, पृथ्वी पर जो जैव विकास चल रहा है उसकी प्रोसेस के अंतर्गत या उसके लिए जनन करना आवश्यक है, ताकि नई जीव जातियों का निर्माण होता रहे। प्रत्येक सजीव इसीलिए जनन करता है ताकि उसकी जाति का अस्तित्व बना रहे, जाति का
अस्तित्व बना रहे। एक बात तो ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ठीक है, जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है जीव। और दूसरा, जीव जनन क्यों करते हैं? ताकि अपनी जाति के जीवों की संख्या को निश्चित बनाए रखें, संख्या को बनाए रखने के लिए, मान लो बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जीव जनन करते हैं। यानी ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात तो प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरी जाति का अस्तित्व बना रहे। दूसरा, प्रत्येक जीव ये चाहता है कि मेरी जाति के जीवों की संख्या निश्चित रहे, ठीक है। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है। फिर बात आती है कि मनुष्य, अगर हम लैंगिकता के आधार पर देखें तो मनुष्य कैसा प्राणी होता है? तो मनुष्य जो है वो एकलिंगी प्राणी होता है, यानी यूनिसेक्सुअल, एकलिंगी प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा जो है, मेल एंड फीमेल, वो दोनों सेपरेट बॉडी के अंदर होते हैं। अलग अलग शरीर जो है वो नर मादा का होता है। जैसे नर मनुष्य, ठीक है, पुरुष अलग होता है, मादा मनुष्य महिला अलग होती है। तो इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल होता है। अगर मान लो शब्द आता है बाइसेक्सुअल, इसका मतलब एक ही बॉडी, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और इस एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हों और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हों, तो उसे हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन ऐसा मनुष्य के साथ तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मनुष्य क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। सेकंड, अगर हम बात करें तो मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक, देखो इसका मतलब तो था नर और मादा प्राणी अलग होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जो एनिमल है या जो जंतु हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग। नर व मादा प्राणी क्या होते हैं भाई? है ना, अलग अलग होते हैं। फलस्वरूप क्या बोलेंगे इसको? अपन एकलिंगी बोलेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता क्या होता है? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि अगर हम नर और मादा प्राणी को हम बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचान लें, बाहरी लक्षणों के आधार पर पहचान लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी अगर आपने नर को देखा, मान लो, ठीक है, तो नर को देखकर आप पहचान गए भी हाँ ये नर प्राणी है। इसका मतलब आप पहचान रहे उसके बाहरी लक्षणों को देखकर, ठीक है। और मादा प्राणी को बाहरी लक्षण देखकर आप पहचान रहे, बाहर के लक्षण, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी हम ये कहें कि नर व मादा की पहचान, नर व मादा की जो पहचान है, पहचान बाह्य लक्षणों के आधार पर होती है। अगर बाह्य लक्षणों के आधार पर करना क्या कहलाता है भाई? लैंगिक द्विरूपता कहलाता है, ठीक है। यानी मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स के द्वारा, तो इसका मतलब क्या है? वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि मनुष्य जो होता है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में क्या मिलता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मनुष्य में गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और गैमेट फ्यूजन भी होता है, और नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिफरेंस आता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, उसमें एक ही प्राणी, एक ही जीव, ठीक है, वो बिना युग्मक निर्माण के, बिना युग्मक संलयन के क्या करता है? नई संतति बना लेता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो जीव भाग लेते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, कि दो जीव, कौन से दो जीव?
नर व मादा भाग लेते हैं, ठीक है, दो जीव भाग लेते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनमें युग्मकों का निर्माण भी होता है, गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, युग्मक निर्माण यानी गैमीट फॉर्मेशन व युग्मक संलयन यानी गैमीट फ्यूजन, दोनों प्रोसेस अगर होती हैं, ठीक है, युग्मक संलयन, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फ्यूजन, अगर ये दोनों प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। फिर अगली बात हम बात करें तो मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो मनुष्य के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो मतलब जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर होता है, तो इसका मतलब मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो इंटरनल यानी हम कहें कि आंतरिक प्रकार की होती है, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब निषेचन प्रक्रिया जो है वो मादा प्राणी के शरीर में होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो अगर मान लो निषेचन प्रक्रिया मादा प्राणी से बाहर हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अधिकांश जो जलीय जंतु होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है क्योंकि वहां जल माध्यम के रूप में होता है। स्थलीय प्राणियों में सामान्य तौर पर या जो जनरली देखा गया है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, भाई कोई जल माध्यम थोड़ी होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ तो जो इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, वो मादा प्राणी के अंदर रिलीज किए जाते हैं और फिर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, निषेचन प्रक्रिया मादा शरीर में हो जाती है। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना कि एकमात्र स्थलीय जंतु, ठीक है ना, एकमात्र स्थलीय जंतु जिसमें बाह्य निषेचन होता है केचुआ, अर्थवर्म या केचुआ, इसमें बाह्य निषेचन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एकमात्र ये जंतु है केचुआ है जो स्थलीय है, ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जनरली हम ये देखें कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार का प्राणी माना गया है, ठीक है। तो मनुष्य एक जरायुज, मनुष्य क्या माना गया है? एक जरायुज प्राणी माना गया है, विविपेरस। विविपेरस। इस जरायुज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है वो संतति के रूप में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है, यानी यहां संतति ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, के रूप में क्या होगा? पूर्ण विकसित शिशु होता है, पूर्ण विकसित शिशु होता है, यानी कंप्लीट डेवलप्ड बेबी चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड है वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? विविपेरस, यानी जरायुज प्राणी होता है मनुष्य, ठीक है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का अर्थ बताया आपको, री प्लस प्रोडक्शन यानी पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन किसका होगा? अपने समान नए जीव का होगा, ठीक है। डेफिनेशन हम बात करें कि प्रत्येक सजीव में अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। और जनन आवश्यक क्यों होता है? तो अपनी जाति का यानी स्पीसीज एग्जिस्ट या अस्तित्व बनाए रखने के लिए और जाति के जीवों की संख्या को निश्चित बनाए रखने के लिए क्या करता है? जीव जनन करता है। फिर हम बात करें कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है लैंगिकता के आधार पर, तो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी प्राणी होता है मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ कि लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, यानी एक लिंगी का मतलब समझ जाओगे, नर और मादा प्राणी मेल एंड फीमेल एनिमल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, यानी उनमें सेपरेट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल जो है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया कि इसमें मतलब दो जीव हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। और इसमें गैमेट फॉर्मेशन युग्मक निर्माण और गैमेट फ्यूजन युग्मक संलयन भी होता है। साथ ही फर्टिलाइजेशन, तो ह्यूमन के अंदर इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। अधिकांश जो स्थलीय जीव होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनमें इंटरनल टाइप का ही होता है, लेकिन एक जो स्थलीय जंतु है केंचुआ, उसके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। जरायुज क्यों कहते हैं मनुष्य को? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संतति के रूप में पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है, फलस्वरूप इसको जरायुज बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। अब देखो कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जैसे अंडज, अंडज बोलते हैं अपन, है ना। तो इसका मतलब वो संतति के रूप में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि अर्धजरायुज, ठीक है, यानी मतलब ओविविपेरस या अपन कहें भी जो अर्धजरायुज सेमी विविपेरस, ठीक है, सेमी विविपेरस। इसका मतलब अर्धजरायुज का मतलब वो अर्ध विकसित संतति को जन्म देते हैं। कंगारू है, कंगारू अर्धजरायुज प्राणी माना गया है क्योंकि वो अर्धविकसित संतति को जन्म देता है और उसके बाद क्या करता है, अपनी जो शिशु धानी होती है उदर भाग पर, उस शिशु धानी के अंदर शिशु को रखता है और उस शिशु धानी में जो मार्सुपियल थैली होती है उसके अंदर क्या होती है, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, शिशु को पोषण मिलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है अंडजरायुज, ठीक है। अंडजरायुज और अंडज, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंडज तो संतति के रूप में अनिषेचित अंडे दे रहे हैं, ठीक है, और अंडजरायुज का मतलब होता है संतति के रूप में निषेचित अंडे दे रहे हैं अगर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट यहां हम बात करेंगे मानव जनन तंत्र की, ठीक है, मानव जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन, या मनुष्य में जनन तंत्र जो है उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो कोई भी तंत्र जो होता है, तंत्र सिस्टम, वो किससे बना होता है? सिस्टम भी, बॉडी, हमारी बॉडी जो है उसमें अनेक सारे सिस्टम प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, अनेक सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो हम ये कहें कि सिस्टम से ही बॉडी बनती है, लेकिन सिस्टम का फॉर्मेशन कैसा होता है? तो यहां हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, या जनन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सामान्य तौर पर सिस्टम जो हैं ये, या यू कहें रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ये बना किससे होता है? तो एक तो जनन अंगों, जनन अंगों व जनन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, वह जनन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि हमारा जो जनन तंत्र है वो किससे बना है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि जनन अंग और जनन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, आर फॉर्म्ड रिप्रोडक्शन सिस्टम, या जनन तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो जनन अंगों और जनन ग्रंथियों से होता है। अब इस जनन तंत्र को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हम बात करें इसमें, तो पहला जो पार्ट हम बात करेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मान लो, नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, तो नर मनुष्य मिलने वाला, नर जनन तंत्र नर मनुष्य मिलने वाला होता है, ठीक है। तो नर जनन तंत्र भी जो है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जैसे हम बात करें इसमें, एक तो होता है भाई प्राथमिक, या यूं कहें अपन कि प्राइमरी, प्राथमिक जननांग, ठीक है, या यूं बोलते हैं अपन कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। यानी प्राथमिक जननांग कौन से होते हैं नर मनुष्य में? तो नर मनुष्य प्राथमिक जननांग के रूप में मिलता है वृषण, एक जोड़ी होते हैं टेस्टिस, ठीक है, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि
नर जनन तंत्र के अंतर्गत और कौन से हैं, तो सहायक जननांग होते हैं भाई, सहायक जनन अंग होते हैं, जननांग होते हैं, ठीक है, यानी असिस्टेड होते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, सहायक जनन अंग होते हैं। और ये सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं नर मनुष्य के अंदर, तो देखो एक तो होता है अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, ठीक है, एक तो होता है अधिवृषण एपिडिडाइमिस, ठीक है, एक होता है भाई शुक्रवाहक, जिसको हम शुक्रवाहिनी भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी वैसा डिफरेंस। एक होता है इसमें मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, और एक होता है इसमें सीसन यानी पेनिस, और पेनिस को तो माना गया है बाह्य जननांग, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना गया है, बाह्य जननांग माना गया है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना गया है। तो ये प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग। थर्ड है, बात करें इसमें कि सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, समझ आओगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो नर मनुष्य के अंदर सहायक जनन ग्रंथियां मानी गई हैं, एक तो देखो, एक तो मानी गई शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल, एक मानी गई है इसमें प्रोस्टेट या पृष्ठ ग्रंथि मानी गई है, ठीक है, या पृष्ठ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड। एक मानी गई है भाई इसमें काउपर्स ग्रंथि, ठीक है, यानी काउपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम भी है, इसको वल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो जनन तंत्र बना होता है जनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनन ग्रंथियों, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने गए हैं टेस्टिस या वृषण। अब कई बार आता है कि टेस्टिस या वृषण जो एक जोड़ी है, इनको प्राथमिक जनन अंग क्यों कहे हम, ठीक है, इनको क्यों नहीं कह सकते किसी को, ठीक है। तो देखो वृषण या टेस्टिस जो होती है ना, इनकी विशेषता क्या है? एक तो ये नर जनन ग्रंथि होती है, ठीक है, नर जनन ग्रंथि मानी गई है, ग्रंथि भी मानी गई है, जनन ग्रंथि भी, ठीक है। इसके अलावा जनन ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, हम बात करें जैसे इसमें इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन छोड़ते हैं नर जनन ग्रंथि? नर एंड्रोजन छोड़ती है, मेल एंड्रोजन, ठीक है, मेल एंड्रोजन का स्राव करती है। मेल एंड्रोजन जैसे हम लोग कहेंगे टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण? इसके अलावा दूसरा कारण ये भी होता है कि जो टेस्टिस हैं, ठीक है, इनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मक बोले तो स्पर्म, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु या युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है, यानी गैमीट फॉर्मेशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो इनके कारण हम टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? नर मनुष्य के प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। भाई प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस नर जनन ग्रंथि भी कहलाती है, क्योंकि यह नर एंड्रोजन यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एक मतलब जो लक्षण, विशेष लक्षण होता है कि हार्मोन को उत्पादित करना और उसको ब्लड के अंदर रिलीज कर देना, है ना, रुधिर में मोचित कर देना। तो इसका ये प्रमुख फंक्शन है,
ठीक है। ये हार्मोन नर एंड्रोजन मतलब सीक्रेट करती हैं, उसको ब्लड में सीधे रिलीज कर देती हैं। इसके अलावा ये गैमेट फॉर्मेशन और स्पर्म फॉर्मेशन का काम भी करती हैं, इसलिए वृषण को क्या माना गया है, प्राथमिक जनन अंग माना गया है। फिर सहायक जननांगों के अंतर्गत हम बात करें एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, ठीक है। एपिडिडाइमिस मतलब जैसे मान लो अपन कहेंगे भाई जो टेस्टिस होता है, ठीक है, ये ऐसे अंडाकार है तो इसके ऊपर ही क्या होता है, इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। इसका आवरण सा बना टोपी नुमा संरचना के रूप में होता है, थोड़ा सा इसको ढके रखता है टेस्टिस को। अधिवृषण यानी वृषण के ऊपर। फिर शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणुओं का क्या करती है, वहन करती है। शुक्राणुओं को अधिवृषण से कहां ले जाएगी, शुक्राशय तक ले जाती है, तो वैसा डिफरेंस। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ठीक है, इसके द्वारा शुक्राणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। सीसन, पेनिस, ये नर मनुष्य का बाह्य जनन अंग माना गया है, और ये जो पेनिस है इसी को मतलब मादा के शरीर में या मादा योनि में प्रवेश करवा करके इसी के द्वारा जो स्पर्म है वो रिलीज किए जाते हैं। इंसेमिनेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, या एजुकेशन जो प्रोसेस होती है वो इसी के द्वारा होती है, सीसन के द्वारा। फिर आती है सहायक जनन ग्रंथियां, तो ये 3 होती हैं नर मनुष्य में। एक तो सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब ये ग्रंथियां तो हैं सहायक जनन ग्रंथियां, प्रमुख जनन ग्रंथि नहीं है, और इनके अंदर कोई ये नहीं है कि ये अंतःस्रावी एंडोक्राइन नेचर की होंगी, ठीक है। ये तो ऐसे तरल पदार्थ का स्राव करती है जो शुक्राणुओं को पोषण भी दे दे, शुक्राणुओं को गति करवाने में सहायता भी करे, और सीमेन फॉर्मेशन यानी वीर्य का निर्माण या सीमेन फॉर्मेशन में सहायता करते हैं ये सब, तो ठीक है। जैसे मानो शुक्राशय एक थैलेनुमा संरचना होती है संकुंचनशील, इसमें शुक्राशय आते रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और ये शुक्राशय द्रव्य मिला देता है उसमें। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी एक जोड़ी होती है, ठीक है, और शुक्राशय भी एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। अब हम प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी एक जोड़ी होती है भाई, ठीक है, सॉरी प्रोस्टेट ग्रंथि एक जोड़ी नहीं होती है, अयुग्मित संरचना होती है, सॉरी अयुग्मित संरचना होती है, लेकिन ये अनेक पिंडों में बटी होती है, ठीक है। और ये प्रोस्टेटिक द्रव्य का स्राव करती है। शुक्राशय द्रव्य और प्रोस्टेटिक द्रव्य ये दोनों मिलकर सीमन फॉर्मेशन करते हैं। फिर काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्लैंड जो होती है ना, ये सामान्य तौर पर मतलब मैथुन क्रिया जो होती है नर और मादा के बीच में जो कोपुलेशन जो प्रोसेस है, मैटिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको इजी बनाती है, ठीक है। इसका जो स्राव होता है, सिक्रेशन जो होता है वो इजीली मतलब कोपुलेशन जो प्रोसेस है उसको कर देता है संपन्न, इसलिए ये भी एक सहायक जनन ग्रंथि मानी गई है, यानी सीमेन फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब जनन मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो जननांग है उनका कुछ मोटा मोटा डिस्कशन था, है ना। अब हम एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र की बात कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में भी यही होते हैं प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग और सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर 2 फीमेल, ठीक है ना, ये लिख देता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो माने गए हैं भाई अंडाशय, एक जोड़ी होते हैं इसमें भी, ये जैसे नर मनुष्य में वृषण एक जोड़ी होते हैं, वैसे ही मादा मनुष्य के अंदर भी एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ओवेरी, ये अंडाशय, ठीक है। और ओवेरी मादा मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग के रूप में जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट सहायक जनन अंग कौन से हैं मादा मनुष्य में, तो सहायक जनन अंग एक तो होता है इसमें अंडवाहिनी, इसी का देखो नाम अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, ठीक है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये इसके जो अदर नेम है वो सब हैं, ओविडक्ट या अंडवाहिनी बोल देते हैं एक बार इसको। फिर आता है इसमें गर्भाशय, गर्भाशय को बोला जाता है बच्चादानी या वुम्ब यानी यूट्रस, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है वुम्ब, बच्चादानी।
ठीक है। फिर आता है इसमें योनि, वेजाइना, वेजाइना। फिर आता है इसके अंदर भग या वुल्वा, भग या वुल्वा। और भग या वुल्वा जो है ये मादा मनुष्य का बाह्य जनन अंग माना गया है। क्या माना गया भाई? ये बाह्य जनन अंग माना गया है। इसको मैं लिखता हूं यहां पर कि ये क्या है? ये है मादा मनुष्य का बाह्य जनन अंग, भग या वुल्व। फिर सहायक जनन ग्रंथियां मादा मनुष्य में एक तो होती है स्तन ग्रंथियां भी, मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां होती हैं। एक होती हैं इसमें बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां, बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो देखो प्राथमिक जनन अंग के रूप में मादा मनुष्य में क्या मिलता है? ओवेरी, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो मादा मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। अब इनको प्राथमिक क्यों कहें हम? तो बात वही आती है, सॉरी, देखो ओवेरी जो होते हैं ये भी मादा मनुष्य में, ठीक है, मादा मनुष्य में, फीमेल ह्यूमन, फीमेल में, मादा मनुष्य में जनन ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं ये भी, ठीक है, जनन ग्रंथि के रूप में जाने जाते हैं। यानी इनके द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। और हार्मोन्स की अगर हम बात करें, मादा जनन हार्मोन्स की बात करें तो मादा जनन हार्मोन्स के रूप में सामान्य तौर पर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये जो होते हैं ये मादा मनुष्य में जनन हार्मोन माने गए हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। परंतु कंडीशन पर डिपेंड करता है भाई। जैसे ओवेरी जो होती है सामान्य तौर पर तो घर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही छोड़ती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, और प्रेगनेंसी जब मान लो कंप्लीट होने वाली होती है, उस दौरान जो मादा मनुष्य में अंडाशय के द्वारा, ठीक है, एक अन्य हार्मोन वो स्रावित होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। तो ये हम वो लिख देते हैं यहाँ पर कि प्रसव के समय बच्चे के या सैगर्भ, हाँ, प्रसव के समय, प्रसव के समय रिलैक्सिन भी छोड़ा जाता है। यहां से रिलैक्सिन हार्मोन भी छोड़ा जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी छोड़ा जाता है, ठीक है, वो भी ओवेरी के द्वारा छोड़ा जाता है। इसके अलावा और जनन, प्राथमिक जनन क्यों कहें इसको? तो और अगला पॉइंट वही है कि इसमें भी ये मादा में अंडाणु का निर्माण, ठीक है, या यूं कहें अपन ओवम, ठीक है, ओवम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा ही होता है? अंडाशय के द्वारा ही होता है। तो ओवम या अंडाणु का निर्माण, साथ ही जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करती है ये, यानी मादा मनुष्य में ये हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, और साथ ही प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन भी यहां से स्रावित होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि इसके जो सहायक जनन अंग होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से? ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना और भग, ठीक है। तो अंडवाहिनी, ठीक है, ये एक नलिका नुमा एक जोड़ी संरचनाएं हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलता है तो ओविडक्ट के माध्यम से वो मतलब गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भ्रूणीय अवस्थाएं पूरी करता हुआ गर्भाशय में रोपित हो जाता है। तो इसका काम अंडवाहिनी यानी अंडाणु का वहन करना। फिर गर्भाशय ये एक ही होता है मादा मनुष्य में, सिंप्लेक्स टाइप का माना जाता है। कुछ मादाओं के अंदर ये डुप्लेक्स टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य मादा में जनरली ये सिंप्लेक्स टाइप का माना गया गर्भाशय, ठीक है। इसको वुम्ब, बच्चा लाने यानी भ्रूण का परिवर्तन इसी में होना है, ठीक है, मेन पार्ट माना गया है यूट्रस को। फिर योनि, ये मतलब एक नलिकानुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की सर्विक्स से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो नलिकानुमा संरचना उसको हम क्या बोल रहे हैं? योनि बोल रहे हैं। भग या वुल्वा, तो भग या जो वुल्वा होती है इसको बाह्य जनन अंग यानी बाहर से दिखाई देने वाले जो मादा के जनन अंग हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वुल्वा बोलेंगे या भग बोलेंगे, ठीक है, यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। फिर बात आती है स्तन ग्रंथियां और बार्थोलिन ग्रंथियां। अब देखो मनुष्य क्या है? स्तनधारी प्राणी माना गया है, मेमल्स मतलब क्लास मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं हम, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमेलिया क्यों रखा नाम उसका, तो सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि मेमेलिया में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है ताकि शिशु को जन्म के बाद में पोषण प्रदान किया जा सके, इसलिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। हालांकि मादा के अंदर ये एक्टिव है और नर के अंदर ये इनएक्टिव होती है। नर मनुष्य के अंदर होती तो है एक जोड़ी, लेकिन वो इनएक्टिव होती है, मतलब दूध का स्राव नहीं कर सकती। बार्टोलिन ग्रंथियां ये कहां मिलती है, ये जो भग होता है या यूं कहें अपन जो मादा में भग का जो पार्ट माना गया है वृहद बघोष्ठ, ठीक है, उस वृहद बघोष्ठ के ऊपर मतलब एक जोड़ी होती है ये, और इनका काम भी सामान्यतः है काउपर्स ग्रंथि के समान है। नर मनुष्य की काउपर्स ग्रंथि के समान माना गया है इसका काम, ठीक है। मतलब ये भी क्या करती है, जो कोपुलेशन या मैटिंग प्रोसेस होती है नर और मादा के बीच में, ठीक है, तो उसको इजी बनाती है, ठीक है। जैसे मतलब वहां काउपर्स ग्लैंड थी, ठीक है ना, जो मैटिंग या कोपुलेशन क्या करता है, इजी बनाता है, और यहाँ मादा के अंदर कौन सी है, बार्टोलिन ग्रंथि। तो काउपर्स और बार्टोलिन दोनों क्या मानी गई है, समान कार्य करने वाली ग्रंथियां मानी गई हैं। ऐसे ही अगर मान लो ये पूछे आपसे कि जो अंडाशय है वो नर के कौन से जनन अंग के समान माना गया है, तो टेस्टिस या वृषण के समान माना गया है, ठीक है। और यहाँ पूछे जाए कि बार्टोलिन ग्रंथि का कार्य किसके समान माना गया है, तो बार्टोलिन ग्रंथि का कार्य माना गया है नर की काउपर्स ग्रंथि के समान। कई बार ऐसे प्रश्न इतना जो पार्ट हमने देखा है, डिस्कस किया है, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे निम्न में से असंगत है, जैसे मान लो मैं एक प्रश्न यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो ये है निम्न में से असंगत है, ठीक है, यानी ओड इन द फॉलोइंग, फर्स्ट हम लिख दें, जैसे मान लो लिख दिया मैंने अंडाशय, ठीक है, दूसरा लिख दिया मान लो मैंने गर्भाशय, ठीक है, तीसरा लिख दिया मान लो मैंने शुक्राशय, और चौथा लिख दिया मान लो मैंने अंडवाहिनी, ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया, ओवेरी, यूट्रस, सेमिनल वेसिकल, अंडवाहिनी, ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय और अंडवाहिनी, इनमें असंगत कौन सा है, तो भाई देखो अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी, यानी ओवेरी, यूट्रस एंड ओविडक्ट, ये तो क्या है, मादा के जनन अंगों के अंतर्गत शामिल है, लेकिन शुक्राशय जो होता है ये नर जनन अंगों के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से अयुग्मित जनन ग्रंथि है, निम्न में से अयुग्मित जनन ग्रंथि कौन सी है, तो यहां नाम दे दिया मान लो शुक्राशय नाम दे दिया एक तो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको स्तन ग्रंथि, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको मान लो काउपर्स ग्रंथि। अब देखो सुनो, मैंने तीन जो ऑप्शन दिए हैं यहां पर, वो तीन ऑप्शन किसके दिए हैं, नर से संबंधित, एक ऑप्शन दे दिया मैंने मादा से संबंधित। हालांकि नर के अंदर भी होती है मेमोरी ग्लैंड्स, परंतु इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव, ठीक है, जबकि मादा के अंदर एक्टिव है, तो इसको जनन ग्रंथि माना गया है, ठीक है। तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, काउपर्स। पूछा गया प्रश्न क्या है, पूछा गया प्रश्न ये है कि अयुग्मित कौन सी है, इनमें अनपेयर्ड, अयुग्मित मतलब युग्म के अंदर नहीं है, तो शुक्राशय होता है, स्तन ग्रंथि होती है, काउपर्स होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अयुग्मित होती है, यहाँ पर ये असंगत आया था, ठीक है ना, शुक्राशय क्या था, असंगत संरचना होती है। तो ये सब क्वेश्चन यहां बन जाते हैं इतने डिस्कशन के अंतर्गत भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और टेस्टिस की एक्सटर्नल जो इसके फीचर्स हैं, ठीक है, यानी बाह्य जो इसकी संरचना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, और उससे जुड़े हुए कुछ रोचक बातें,
वृषण से जुड़ी हुई, टेस्टिस से जुड़ी हुई, उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। ओके, थैंक यू।